शुरुआत करती हूँ महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज, पेरियार, अयंकाली और नारायण गुरु, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, शिंदे, फातिमा शेख, इन सबको अभिवादन करते हुए आज इस देश में जो चल रहा है माहौल, उस माहौल में इस तरीके से राहुल जी ने जो बात रखी है मेरे सामने कि आप मंडल आयोग और ओबीसी और महिलाओं के लिए बोलने के लिए आइए, तो राहुल शारदा एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के पास बहुत सारे बहुजन विचारकों को, बहुजन नायक नायिकाओं को पहुंचाने का ये प्रयास सचमुच सराहनीय है और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए जो 24 साथी थे उसमें से अभी 13 ही रह गए हैं। इसका मतलब ये है कि शायद 9-15 होने के कारण और खाने के कारण वो लोग जुड़ नहीं पा रहे। तो राहुल जी जरा थोड़ा देखिए, लोगों को कहिए कि मैं जुड़ गई हूँ। अच्छा, मैं शुरुआत करती हूँ ज्योतिराव फुले के इस वाक्य से। ये मराठी में है। आपण सर्वांच्या निर्माणकर्त्याने निर्माण केलेल्या एकंदर सर्व प्राणीमात्रांसह मानव पुरुष जेव्हा आपण स्वतः स्त्रीच्या उदरात अवतार धारण करतो तेव्हा तो आपल्यासारखा मानव पुरुष होऊन न जन्मता नेहमी अथवा पाळीपाळीने स्त्री अथवा पुरुष होऊन जन्मतो, अशा पद्धतीने कोणी लिहिलेलं असेल तर आपल्याला पृथक असं विवेचन करता येईल। ज्या जगात मानव स्त्री पुरुषास कन्या अथवा पुरुष झाल्यावर कसं वाटतं, तर मानव स्त्री पुरुषास कन्या अथवा पुत्र झाल्यावर त्यांचा आनंद होऊन उल्हास वाटतो करा, परंतु स्त्रीने अथवा पुरुषाने पूर्वी कमवलेल्या दुर्गुणांचा म्हणून त्यांनी परित्याग केला नाही, म्हणून कन्या आणि पुत्र झालेले आहेत, हे समजणं चुकीचं आहे। तर कन्येचा जन्म हा अशा पद्धतीने मागच्या जन्माशी जोडलेला आहे, पुत्राचा जन्म मागच्या जन्माशी जोडलेला आहे आणि मग शुभ अशुभ मानण्याचा आपल्याकडे कल आहे आणि अशा पद्धतीने एक संपूर्ण विचारधारा है। इस तरीके की एक पूरी विचारधारा है और वो विचारधारा ही हमारे जिंदगी में दिखाई देती है कि जैसे ही बेटी का जन्म होता है तो बेटी के जन्म को लेकर हमेशा महाराष्ट्र में तो कभी भी बर्फी तो बांटी नहीं जाती, कभी उसका नाम नकुशी रखा जाता है, कभी उसको नकारा ही जाता है। मैंने हरियाणा में सुना कि बेटे के जन्म पर बहुत थालियां बजती और बहुत कुछ बांटा जाता है, लेकिन बेटी के जन्म पर कभी थाली नहीं बजती है। किसान आंदोलन अब शुरू हुआ, वो भी किसान बहुजन, यानी किसान आंदोलन शुरू हो जाने के बाद उनमें बहुत सारे जागृति होने के बाद पहली बार हरियाणा में बेटी के जन्म को लेकर थालियां बजने लगी। अब सवाल है कि इन बेटियों को इतना कमजोर और दुर्बल कैसे माना गया है पूरे देश में, जबकि सावित्रीबाई फुले से लेकर कल्पना चावला तक हमारे पास इतने उदाहरण हैं जो कि बहुजन समाज से आती है। इतनी सारी सशक्त महिलाएं कि हमारे हाथों में पहले कलम देने वाली महिला सावित्रीबाई थी, फिर वो पीछे कैसे। आज जिस तरीके की एक बात उभर कर आ रही है, बाकी सारी जातियों में तो महिलाएं पढ़ने लिखने लगी है, दलित महिलाएं पढ़ने लिखने लगी, लेकिन बहुजन महिलाएं बहुत पीछे है। तो बहुजन महिलाएं पीछे रहने के कारण क्या है, आज हम लोग ये समझना चाहेंगे कि हम लोगों ने मंडल आयोग को लेकर क्या बात की है और हम लोग ये समझना चाहेंगे कि मंडल आयोग ने महिलाओं के बारे में क्या बात की है। पहले तो राहुल जी ने मुझे एक अनुरोध किया है कि पहले तो आप बात रखिए मंडल आयोग को लेकर। तो मंडल आयोग कब हुआ, इसको लेकर जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बात, जो मैं पिछले बार को भी फिर से जोड़ रही हूँ, वो ये है कि आर्टिकल 340 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको लेकर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने रेजिग्नेशन दिया था। तो उससे आपकी लिंक लग जाएगी मेरे पिछले भाषण से जो मैंने पिछले बार दिया था। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने केवल हिंदू कोड बिल के कारण या उसमें महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर रेजिग्नेशन दिया, ये हम लोगों को पता है, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने उनका रेजिग्नेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था, वो था 340। वो अगर आप देखोगे तो उसमें वो कहते हैं कि द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर अपॉइंट अ कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ सच पर्सन्स एज ही थिंक्स फिट टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। उन्होंने इसी को लेकर, अगर ये 340 को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा 27 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने मेरा रेजिग्नेशन 28 तारीख को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा मेरा और एक रीजन है, हिंदू कोड बिल के को प्रॉपर्टी में अधिकार न मिलने के साथ साथ वो कहते हैं आई विल नाउ रेफर टू अनदर मैटर दैट हैड मेड मी डिससैटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट। It relates to the treatment accorded to the backward classes and the scheduled caste. I was very sorry that the Constitution did not embody any safeguards for the backward classes. It was left to be done by the executive government on the basis of the recommendations of commission to be appointed by the president.
more than a year has elapsed since we passed the constitution. और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 27 सितंबर 1951 को जो अपना भाषण पार्लियामेंट में किया, उन्होंने इसमें लिखा है कि 1 साल से हमें सरकार ने कमिटमेंट देने के बावजूद भी इस तरीके का कमीशन नहीं बना। यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ओबीसी, हम लोगों ने ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी की आर्टिकल 340 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको लेकर जो बात रखी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर कमीशन बने। अब हमने पिछले बार देखा कि 1870 में पहले मद्रास में बैकवर्ड क्लासेस नाम का शब्द अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया, फिर उसके तहत उन्होंने कुछ जातियों का अध्ययन किया, उसमें उनको कुछ 193 तक वगैरह जातियां मिली। लेकिन हम देखते हैं कि जब काका साहेब कालेलकर कमीशन हमारे के बाद अपॉइंट किया गया, उसके पहले 1931 में कुछ जातियों को लगातार एक सेंस ना, और उसके बाद 1951 में 53 में काका साहेब कालेलकर का जो कमीशन आता है, उसमें वो 2300 से ज्यादा जातियां मागास में है, पिछड़े वर्ग में है, ये रखते हैं। जब ये उन्होंने ये सारा रखने के बाद उसमें 800 से ऊपर जातियां उन्होंने कही है कि ये अति मागास है, अति पिछड़ी है। बाकी की जो अन्य जातियां हैं वो उसमें थोड़ी ऊपर के आती है। अब बात आती है कि इनको मागास कहने के निकष क्या है, मापदंड क्या है। फिर बात आती है कि मंडल कमीशन को लेकर बात आती है कि मंडल आयोग में उनकी बात किस तरीके से रखी गई है। अब काका साहेब कालेलकर ने जब कमीशन खुद के ही रिपोर्ट को नकारा, तब ये बात शुरू हुई, और फिर बात आ जाती है मंडल कमीशन की। और काका साहेब कालेलकर कमीशन के में जो चीजें उन्होंने 1961 के पॉपुलेशन सेंसस को लेकर आगे बात रखी गई, उसमें हमें दिखाई देता है कि 70% रिजर्वेशन टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में बैकवर्ड क्लासेस को होना चाहिए। ये काका साहेब कालेलकर के कमीशन को स्वीकारते हुए भी जो रिकमेंडेशंस आए हैं उसमें कहा गया। अब उसको लेकर रिजर्वेशन की बात तो हुई, लेकिन मंडल कमीशन फिर से अपॉइंट करने की बात इसलिए हुई कि काका साहेब कालेलकर ने अपने हाथ झटक लिए और उन्होंने कहा कि ये इस आयोग के इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी उन्होंने नहीं ली, इसलिए मंडल कमीशन की राह हमें देखनी पड़ी। उसके बारे में मैं पिछले बार इतिहास बताया था। 1979 में मंडल कमीशन बीपी मंडल जी को अपॉइंट किया गया। आज ब्रह्म प्रकाश चौधरी जी के स्मृति को हम अभिवादन भी करते हैं, वो भी उनके साथ जुड़े हुए। तो जब बीपी मंडल जी की अपॉइंटमेंट हुई और मंडल आयोग बना, तब उन्होंने काका साहेब कालेलकर के अध्ययन के और आगे का अध्ययन किया, और उसके तहत 3743 यानी 3743 जातियों का बैकवर्ड से पिछड़े वर्ग में समावेश है, इस तरीके की बातें उन्होंने लाई। अब 1970 से लेके 1980 तक ये बहुत सारी आवाजें उठी, और इन आवाजों ने बार बार कहा कि पिछड़े वर्ग को अगड़े वर्ग ने जिस तरीके से शोषण किया है उसको लेकर हमको बात रखनी पड़ेगी। अब बात आती है कि आज मैं मोबाइल पे बोल रही हूँ, तो आप लोगों को सबको डिस्टर्ब भी होगा, क्योंकि मुझे मोबाइल पे बोलने की आदत भी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि मंडल आयोग की स्थापना के समय क्या हुआ। 20 दिसंबर 1978 यानी 1978 में मोरारजी प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने बीपी मंडल के चेयरमैनशिप के तहत ये कमीशन में दीवान श्री मोहनलाल, श्री आर भोळे, श्री दीनबंधु साहू और श्री के सुब्रमण्यम, इनको 4 लोगों को बीपी मंडल के साथ देकर ये कमेटी का निर्माण किया गया। लेकिन 5 नवंबर 1979 में दीनबंधु जी ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, और 7 अक्टूबर 1980 को उनका देहांत भी हुआ। उनको रिप्लेस करने के लिए LR नाइक का अपॉइंटमेंट किया गया, और नवंबर 1979 2013 2013 में जो किताब आई है कासवान की, उनके उसमें हमें कोई ये संदर्भ मिलता है, और अमंग दिस कमिटी मेंबर्स वहां कोई भी एक भी महिला नहीं थी। अब जो मंडल कमीशन में कभी एक भी महिला नहीं थी, उसी तरीके से कालेलकर कमीशन में तो थी ही नहीं, और बाद में की भी बैकवर्ड क्लासेस में हमें दिखाई देता है कि महिलाओं का
उस तरीके से यानी कि जैसे महात्मा ज्योतिराव फूले या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हर एक समय, इवन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो उनके साथ 15 महिलाएं थी और 11 महिलाओं का हम लोगों के पास बाकायदा उनके स्टेटमेंट से कि इस संविधान में क्या क्या होना चाहिए। तो ये इन महिलाओं का जिस तरीके का समावेश किया गया था, उस तरीके से हमें दिखाई देता है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए जितने भी कमीशन बने उसमें महिलाओं का समावेश नहीं था। अब आती है बात कि इस कमीशन ने रिपोर्ट कब सबमिट किया। इस कमीशन ने 31 दिसंबर 1980 को एक पूरा रिपोर्ट बनाया और अगस्त 1990 तक, यानी 31 दिसंबर 1980 को जो सबमिट किया गया था प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास, उसके बाद वीपी सिंह जब 1990 को बने तब तक ये जो मंडल कमीशन का अहवाल है वो वैसे के वैसे ही पड़ा था और वो छुपा दिया गया था, उसको लेकर कोई बात नहीं हो रही थी। और इसको लेकर 1980 से 90 तक हमारे यहाँ आंदोलन उभरा और उस आंदोलन में ही हम लोगों को दिखाई देता है कि उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात हो और मंडल आयोग लागू करो। जब मंडल आयोग लागू करने की बात हुई तब हमें दिखाई देता है 2 तरीके की आवाजें उठी। हालांकि राजीव गोस्वामी को पता नहीं था कि उसके भी जाति को इसमें आरक्षण मिलने वाला है, लेकिन उन्होंने उस तरीके से आरक्षण की बात को तो देखा नहीं, लेकिन उन्होंने खुद को जलाने की कोशिश की। इसी दरमियान इंदिरा साहनी जैसी एक महिला ने जस्टिस कृष्णा अय्यर जी के मार्गदर्शन में कोर्ट में केस की और उन्होंने क्रीमी लेयर के बारे में बात की और कहा कि ओबीसी तबका ये पिछड़ा नहीं है, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत सशक्त तबका है। हालांकि बात करते हुए उन्होंने केवल 4-5 जातियां जो है जो बहुजन समाज में या हम कहेंगे ओबीसी प्रवर्ग में है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, उनको लेकर ये इंदिरा साहनी ने केस दाखिल की और क्रीमी लेयर वाली बात आई। उसको लेकर मैं जो है इसके बारे में मंडल कमीशन के फीचर्स क्या है उसके बारे में हम बताती हूँ मैं। ये जो है मंडल कमीशन कहता है कि ये इकोनॉमिकल नहीं है। हम इकोनॉमिकली यानी आर्थिक दृष्टि से मागास लोगों को नहीं देख रहे, हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को देख रहे हैं। आज आपके मन में भी ये दुविधा हो सकती है, आज आपके मन में ये दुविधा हो सकती है जब मराठा निकलते हैं, जाट निकलते हैं, गुजर निकलते हैं, तो आपके मन में ये दुविधा होगी कि ये लोग तो डिमांड कर रहे हैं मागास होने की और फिर बार बार कहते हैं कि हमें आर्थिक दृष्टि से मागास रखा गया है, पिछड़ा रखा गया है, इसलिए हमें ओबीसी का आरक्षण दे। लेकिन मंडल कमीशन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। फिर मंडल कमीशन आगे आकर कहता है, मंडल आयोग कहता है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक या शैक्षिक दृष्टि से मागास है वो ही आर्थिक दृष्टि से मागास होते हैं, क्योंकि जब आपको सामाजिक रूप से नकार दिया जाता है, धुतकार दिया जाता है, कल्चरली सांस्कृतिक तरीके से आपको पिछड़ा रखा जाता है और सामाजिक दृष्टि से आपके पास से सारे संसाधन छीने जाते हैं और आपके पास शिक्षा तक नहीं पहुंचती है, आपसे पानी दूर होता है, आपको ईंधन मिलने की, आपको चूल्हा जलाने की भी जो सुविधा है वो आपके घर के पास नहीं है, आपके पास आप जिस जाति में जन्म हुआ है उस जाति को शायद अछूत नहीं मान रहे होंगे, इसलिए आप एससी में नहीं हो। शायद आपको जंगल में जाकर लकड़ी लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप जंगल के परिख पर हो और वन उपज भी नहीं ले सकते हो, लेकिन आप डिप्राइव हो, यानी आप वंचित हो उन सारी चीजों से। तो ऐसे जो तबके हैं उन तबकों को लेकर फिर उनको कहाँ रखा जाए, क्योंकि उन तबकों को भी संसाधनों पर अधिकार मिलना चाहिए, उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, भले ही वो दिखते हुए होंगे कि गांव में काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, और इसको इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाएगा आज की भाषा में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाएगा। तो ये जो असंगठित मजदूर है, ये स्थलांतरित मजदूर है, ये जो खेत मजदूर है, ये जो गरीब किसान है, 1-1 एकड़ की 1.5-1.5 एकड़ की खेती करते हैं, ये सारे लोग कहाँ आते हैं? ये जो लोहार है, ये सुतार है या दर्जी है या कुम्हार है या अलग अलग तरीके से खेती के आधार के ऊपर के व्यवसाय है, या फिर जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने आर्टिकल 340 लिखते हुए भी उसके पहले की पृष्ठभूमि में लिखा है कि इस देश में जितने भी मागास है वो अलग अलग जातियों में
जैसे बटे हुए हैं वो केवल हिंदू जातियों में नहीं है, तो मुस्लिमों में है, ख्रिस्तियों में है और अलग जितने धर्म है, पारसियों में है, जैन में है, बौद्ध में है, सिखों में है, तो इनका जिक्र होना चाहिए। इनको शायद वो SC ST का प्रवर्ग नहीं मिला है, लेकिन इनको OBC प्रवर्ग मिलना चाहिए। और मंडल ने अपने कमीशन में इसको लेकर बहुत ही अच्छी सी बातें रखी है और उन्होंने कहा है कि आज हमको दोनों साइड देखनी चाहिए, दाई भी और बाई भी, और इस तरीके से हमको बैकवर्ड क्लासेस को देखते हुए ये कहना चाहिए। और मैं बाकायदा कहता हूँ, इस तरह उन्होंने कहा। PUCL के रिपोर्ट में दिनू रणदीवे अपने उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट इस इश्यू पर बताया था कि मंडल कमीशन का कंट्रीब्यूशन क्या है। वो कहते हैं कि 52% पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, वो मंडल रिकमेंडेशन के अंडर आती है और इन्हीं को लेकर मंडल रिकमेंडेशन लागू किए भी गए हैं। और ये 3743 जातियां जो है, उसमें से महाराष्ट्र में 348 जातियां हैं, उसमें और कुछ जातियों का समावेश भी हुआ है। और मराठा चाहते हैं कि उसमें समावेश हो। आजकल मराठाओं की डिमांड है कि नहीं, OBC में ये न करते हुए, OBC का आरक्षण न देते हुए हमें उससे आरक्षण दिया जाए। अब ये मुद्दे आरक्षण के लिए उठते हैं, लेकिन फिर भी हम आरक्षण के मुद्दे के ऊपर जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि फिर मंडल के निकष क्या है। मंडल के निकष है सामाजिक, मंडल के निकष है शैक्षणिक, मंडल के निकष जो इकोनॉमिक भी रखे हैं वो भी कास्ट से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण कास्ट क्लास में कन्वर्ट हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे जातियां और वर्ग जो सामाजिक दृष्टि से मागास है। फिर उन्होंने कहा है कि जिनके यहाँ जो मैनुअल लेबर करते हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं और अपने उपजीविका आजीविका के लिए उनको दिन रात मजदूरी करनी पड़ती है, ऐसे कास्ट और ऐसे क्लासेस, यानी उसी को कास्ट और क्लासेस में कन्वर्ट करता जाता है मंडल आयोग। और ये बहुत बड़ी बात है। बाकी अन्य जगह पे उनको क्लासेस कहा गया है, मंडल आयोग में हर एक जगह पे उन्होंने पहले कास्ट का इस्तेमाल किया है। ऐसे कास्ट जो इस तरीके के प्रवर्ग में, इस तरीके के गरीबी में हमको दिखाई देते हैं। फिर वो कहते हैं कि कास्ट और क्लासेस वेयर द परसेंटेज ऑफ मैरिड वीमेन बिलो 17 इज 25% अबव द स्टेट एवरेज इन रूरल एरिया। यानी ग्रामीण क्षेत्र में वो कहते हैं कि जो अगर महिलाओं की उम्र 17 से कम है विवाह के समय, और उसका प्रतिशत उस जाति में या उस प्रवर्ग में 25 से ज्यादा है, 25% से ज्यादा है, तो उनको मागास कहा जाना चाहिए। अब बताइए कि जात की जनगणना होगी तब हमें इसका कितना फायदा होगा कि जात की जनगणना के साथ साथ अगर हम ये कॉलम डालते हैं कि कितनी महिलाएं वहां उनका विवाह ये कम आयु में हुआ है, तो 17 साल से कम आयु में हुए विवाह को लेकर जितनी महिलाएं जिस जातियों में है उसका परसेंटेज अगर 25% से ज्यादा है तो वो जाति मागास कही जाएगी। अब बताइए पहला निकष कौन सा महिलाओं के लिए आया। अब मैं बताती हूँ कि जैसे 11 निकष है, 11 मापदंड है, या जिसको हम कहेंगे जो मानक है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि समझना कि इस तरीके से महिलाओं की स्थिति के आधार पर मंडल आयोग ने मागास का निकष तय किया है। अब बात आती है कास्ट एंड क्लास वेयर पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स इन वर्क इज एटलीस्ट 25% अबव द स्टेट एवरेज। यानी जिनका काम श्रम में और खास तौर पे मजदूरी में 25% से ज्यादा अगर महिलाएं हैं, तो फिर ये भी देखने जैसा है कि घर में सबसे ज्यादा श्रमिक वर्ग अगर इस तरीके से उस जाति में होती हैं महिलाएं, तो उनका भी जिक्र मागास में किया जाना चाहिए। अब 2 निकष हो गए महिलाओं के। अब एजुकेशनल पे आते हैं। एजुकेशनल के निकष में है कास्ट एंड क्लास वेयर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 15 years who never attended school is at least 25% above the state average। जो सरकार ने दिए हुए न्यूनतम या एवरेज, या जिसको हम कहेंगे सरासरी जो होती है, वो उसको लेकर हम अगर एज देखा जाए तो 5 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो कभी भी स्कूल में नहीं गए हैं या फिर उनका स्कूल ड्रॉप आउट हो गए हैं। ऐसे जो बच्चे हैं, ड्रॉप आउट का दूसरा निकष आता है एजुकेशन में, लेकिन पहला निकष है कि उनको कभी स्कूल में डाला ही नहीं गया। ऐसी जो जातियां जहाँ के बच्चे स्कूल में नहीं गए। अब हम सबको मालूम है कि लड़के बहुत बार स्कूल में डाले जाते हैं, वो 4वीं तक, 5वीं तक, 8वीं तक भी डाले जाते हैं और फिर वो स्कूल ड्रॉप आउट हो सकते हैं, लेकिन लड़के
लड़कियों डालने की संख्या अभी भी कम है। अभी भी लोगों को बताना पड़ता है कि बालिकाओं के शिक्षा के बारे में हम लोगों को प्रचार करना पड़ता है। अब ये जो जातियां हैं जिनमें महिलाओं के शिक्षा को लेकर कोई भी चेतना नहीं है और 5 से 15 तक की उम्र के लड़कियों को स्कूल में ही नहीं डाला गया है, उनको उनको मागास कहा रही। ये 6 निकाह भी वो भी निकष हमारा स्त्रियों के बारे में हुआ। अब 6 निकष है कास्ट एंड क्लासेस वेयर द रेट ऑफ द स्टूडेंट ड्रॉप आउट इन द एज ग्रुप ऑफ 5-15 years इज एटलीस्ट 25%। तो फिर हमें दिखाई देता है कि 5 से 15 के आयु में जिन्होंने स्कूल छोड़ा, अब स्कूल भी छोड़ती हैं लड़कियां, इस समय खेलना भी छोड़ देती हैं लड़कियां, वो अपने माँ पिताजी के साथ बर्तन मांजने माँ के साथ बर्तन मांजने जाती है, या पिताजी के साथ। कल ही हमने बहुजन संवाद में एक शो किया था, तो शवागार में अपने चाचा जी को मदद करने के लिए चली जाती है। इन सारी जातियों के बारे में कैसा सोचा जाएगा? तो इन सारी जातियों को पिछड़ा सोचा जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को शिक्षा न मिलते हुए उनको इस तरीके का काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब 7वां निकष है कास्ट एंड क्लासेस अमंग्स whom the proportion of matriculates is at least 25% below the state average। तो अगर 25% से भी कम जो लोग हैं कि जो जिन्होंने मैट्रिकुलेशन ऐसे जाति में दिखता है, यहाँ ज्यादा वाली बात नहीं, अगर किसी जाति में दिखता है कि केवल 25% से भी कम लोग हैं जो मैट्रिक भी नहीं हुए, 10वीं भी नहीं हुए हैं, उन लोगों को भी पिछड़ा कहा जाना चाहिए। इसमें भी ये निकष बहुत बार महिलाओं को ही लागू होता है, क्योंकि महिलाएं ही या वो लड़कियां ही 10वीं तक भी नहीं पढ़ सकती है, उनकी 8वीं में या 7वीं में ही शादी करने की बात हो जाती है, अल्पायु में शादी हो जाना, और फिर उनको अलग अलग रोजगार में लगना, उनका स्कूल ड्रॉप आउट हो जाना, और अगर उनको स्कूल में डाला भी है तो मैट्रिकुलेशन नहीं होना। अब बताइए कि यहाँ के 6 निकष तो हो गए महिलाओं के ही। अब आते हैं इकोनॉमिक निकष में। इकोनॉमिक निकष में है कास्ट एंड क्लासेस वेयर द एवरेज वैल्यू ऑफ फैमिली एसेट्स इज एटलीस्ट 25% बिलो द स्टेट एवरेज। अब जिन कास्ट के, जिन जातियों के पास की जो साधन संपत्ति है या स्टेट है, या जो संपत्ति का जो हम कहेंगे जमीन हो, या फिर और भी अन्य कुछ चीजें हो, या फिर कैटल्स हो, जैसे कि जानवर हो, या फिर उनके पास छोटा कोई उद्योग हो, इसको लेकर जो एसेट होता है, जो संपत्ति होती है स्थावर और जंगम, उसमें 25% से भी कम उनके पास संपत्ति अन्य पूरे इसमें से स्टेट ने जिस तरीके का मानक दिया है उससे 25% से कम है, तो फिर उस फैमिली को हम लोगों को मानना पड़ेगा। अब आ जाता है ये निकष इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ जाति का निकष, और इनमें जो जातियां बैठती है उन जातियों को इकोनॉमिक नहीं कहा गया है, इन्होंने सोशली बैकवर्ड होने के कारण इनको इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड भी है, और जातियां हैं इसके कारण उनको उस प्रोफेशन में जाना पड़ा है, जैसे कि कुम्हार हो या धोबी हो या फिर टेलर हो। अभी अभी टेलर को थोड़ा सा भाव मिला, लेकिन टेलर में फैशन डिजाइनर आ गए और उन्होंने टेलर डेली वेजेस पे रखा। महिला टेलर्स भी डेली वेजेस पे है। अगर हमारे यहाँ कोई डोमेस्टिक वर्कर्स है, यानी जो लोग घरेलू कामगार है, उनको भी देखिए तो उनके साथ भी यही बातें हैं। तो इसमें भी महिलाएं और पुरुष दोनों भी आ जाते हैं, जिसमें हम जैसे कि वहां भी आ जाते हैं महिलाएं पुरुष, लेकिन उसमें तुलना में महिलाएं आ जाती है एजुकेशन में। इकोनॉमिकल इसमें तो महिलाओं को फैमिली एसेट में है ही नहीं, 25% से भी क्या, किसी भी इसमें भूमि पर नाम उनका लगाया नहीं है, 7/12 पे उनके नाम नहीं होते हैं। बहुत ही कम औसतम ऐसा होगा कि कभी कभी महिलाओं के नाम लगे हैं, वो भी स्त्री आंदोलन के कारण, दलित स्त्री आंदोलन के कारण या बहुजन स्त्री आंदोलन के कारण थोड़ी सी बात हुई होगी, लेकिन भूमि पर अधिकार की बात अभी भी करना पड़ता है। 7/12 के ऊपर भी महिलाओं के नाम नहीं होते हैं। महिला किसान अधिकार मंच ने भी ये बात की, लोगों ने कहा कि इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जो लोग किसानी कर रहे हैं या किसानी से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, या जो प्रोफेशनली जाति के कारण बलूतेदार व्यवसाय है, उनमें भी इस तरीके का दिखाई देता है कि महिलाओं के पास कोई भी औसतम संपत्ति नहीं है, तो इनको भी पिछड़े में कहा जाएगा। कास्ट एंड क्लासेस वेयर द नंबर ऑफ फैमिलीज लिविंग इन कच्चा हाउसेस। तो जो कच्चे मकान हैं, पक्के नहीं कच्चे मकान हैं, वो कच्चे मकानों में जो लोग रहते हैं, फिर उसमें हम झोपड़पट्टी कह सकते हैं,
शहर में हम कह सकते हैं, गांव में कि इनके झोपड़ा इधर है और कच्चे मकान होने के कारण कभी भी बारिश में, तूफान में या अलग अलग जिस तरीके के प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसके कारण ये घर मकान टूट सकते हैं। और कच्चे मकान होने के कारण इनको कोई भी इस तरीके की कोई सुविधा नहीं मिल सकती है जिस तरीके की सुविधा अन्य लोगों के पक्के मकान बनने के कारण हो जाती है। तो इनको भी ये निकष माना गया है कि इन कास्ट और क्लासेस को कैसे रखा जा रहा है। तो हमें दिखाई देगा, जैसे कि मैं सादा उदाहरण दे दूं, अगर आप मुंबई में हो तो मुंबई की झोपड़पट्टियों में आप जरा ढूंढ के देखिए कि सरनेम कैसे हैं। तो उन सरनेम में आपको दिखाई देगा कि अरे ये तो सरनेम जो बताए जा रहे हैं, ये सरनेम जो है उसमें सबसे ज्यादा तो निचले जातियों के सरनेम है। इसमें एक भी आपको ब्राह्मण क्षत्रिय इस तरीके से नहीं मिलेंगे, या मारवाड़ी व्यापारी वहां उनकी दुकानें होंगी, उनका कारोबार होगा झोपड़पट्टी में। धारावी झोपड़पट्टी में आपको उनके कारोबार मिलेंगे, लेकिन उनके मकान बहुत ऊंची अट्टालिका में हुए हैं, उनके मकान वहां नहीं है। धारावी झोपड़पट्टी में रहने वाले इतना डेंस पॉपुलेशन में, इतना एक दूसरे का सट के रहने वाली इस पॉपुलेशन में आपको अलग अलग प्रांतों से आए हुए लोग दिखेंगे, लेकिन वहां आपको ये दिखेगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक उठने वाले इसमें आपको दलित ओबीसी दिखेंगे, और सारे जाति धर्मों के दलित और ओबीसी ही आपको दिखेंगे। बाकी त्रिवर्ण जैसे फुले कहते हैं वैसे आपको झोपड़पट्टियों में बहुत ही रेयर, और वो अगर जोशी आडनाव होगा तो समझ लीजिए कि वो कुड़मुड़िया जोशी यानी विमुक्त से आ रहा है, वो जोशी ब्राह्मण वाला जोशी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो झोपड़पट्टियों में अगर आपको डेटा कलेक्ट करते हुए किसी को टीआईएसएस के स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं तो आप सरनेम पर न जाते हुए उनको ये पूछ लीजिए कि आप कौन से जाति के हैं जोशी हो, तो आपको ये पता चलेगा। अब जाति की जनगणना की तरफ आते हुए क्या इन सारे निकषों के बारे में हमारे जो ओबीसी लीडर है बात करते हैं। मंडल कमीशन ने जो मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो उन्होंने बहुत सारे जगह पे सेमिनार आयोजित किए। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिकली जो इश्यूज है उसके बारे में उन्होंने सारे क्वेश्चनियर भरने के लिए उन्होंने भेजा और इस तरीके का डेटा कलेक्ट किया। उन्होंने अलग कमीशन ने जो रिपोर्ट दिए हैं उसके बारे में पढ़ाई की, उनका अध्ययन किया। उसी के साथ साथ उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे को लेकर जो एक्सपर्ट पैनल रखा था, जो समाज शास्त्रज्ञ हुए एम.एन. श्रीनिवासन, जिसको लेकर बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट जो है वो बात रखते हैं और सोशल साइंटिस्ट हमेशा बात करते हैं कि हालांकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की एनिलेशन ऑफ द कास्ट और उनकी थियोरी को वो थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं, लेकिन एम.एन. श्रीनिवासन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समाजशास्त्र में है। उनकी अध्यक्षता के नीचे मंडल कमीशन ने ये कहा था कि सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे हो। तो पूरे समाज शास्त्रज्ञ और समाज शास्त्र का अध्ययन करने वाले सारे लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि मंडल कमीशन एम.एन. श्रीनिवासन के तहत सोशो एजुकेशनल हुए सर्वे के तहत आया हुआ है। तो मंडल आयोग का कितना महत्व है। फिर हम लोग जाते हैं कि जो रिपोर्ट किया है उन्होंने, रिपोर्ट जब तैयार किया है उस रिपोर्ट को लेकर उन्होंने बहुत सारे केस स्टडीज, मोनोग्राफ्स जिसको कहा जाता है, वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, उनके एनालिसिस ऑफ द सेंसस डेटा, ये इनका सबका इस्तेमाल किया है। उस समय एनएसएस बन गया था तो एनएसएसओ का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो मंडल कमीशन और कालेकर कमीशन में फर्क ये है कि 2399 जातियां जो बैकवर्ड क्लासेस की बताई गई थी कालेकर कमीशन में, उसमें 883 जाति मोस्ट बैकवर्ड बताई गई थी और 933 जाति सामान्य बैकवर्ड कास्ट में बताई गई थी। और उसी को लेकर आगे लेकर मंडल कमीशन ने ये करके दिखाया और उन्होंने 1980 में जो रिपोर्ट सादर की थी वो उसमें उन्होंने सभी, और मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना दूं कि उसके ऊपर आपका फिर मत हो जाएगा पक्का, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं आप लोग कुछ भी बोलते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, सब जगह थोड़ी ओबीसी होते हैं, ओबीसीओं की इतनी ताकत है तो दिखा देना चाहिए उन्होंने। तो मैं ये बता दूं कि इधर लिखा है पैराग्राफ 12.11 और 12.16 में क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख रिलीजन में किस तरीके से कास्ट है ये बताया गया है। जोया हसन जी जो एक ओबीसी को लेकर और मंडल आयोग को लेकर रिसर्च किया है, उन्होंने कहा कि
मंडल के पैराडाइम में जो इंटरनल डेफिनेशन थी बैकवर्ड कास्ट में, तो उसको अज्यूम किया गया है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि मंडल कहता है कि सारे धर्मों में जातीय विषमता है और उसके बारे में बात रखनी चाहिए। अब हम आते हैं कि इसको लेकर मंडल कमीशन के बारे में मैंने जो बातें रखी, इसमें अगर पिछड़े वर्ग में महिलाओं के जो इंडिकेटर्स है वो महिलाओं के बारे में है, तो ये इंडिकेटर्स को लेकर हम लोगों को किस तरीके से बातें रखनी चाहिए। अब बात मैं आती हूँ कि महिलाओं की स्थिति क्या है इस देश में। महिलाओं की स्थिति जो है आज, अगर आमतौर पे आप सब लोगों को मालूम है कि सेक्स रेशो क्या है, तो जन्म होते ही उनको नकारा जाना, ये हमेशा लोग बोलते हैं कि मध्यम वर्ग में इस तरीके से है, लेकिन मध्यम वर्ग हो या लोअर मध्यम वर्ग हो, निम्न मध्यम वर्ग या अलग अलग जातियां हो, इनमें बच्ची का जन्म, जैसे कि मैंने शुरुआत की उसी से होता है कि बच्ची का जन्म कभी भी अच्छा माना के लिए ना कभी पेड़े बांटे जाते हैं ना लड्डू बांटे जाते हैं। मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, मैं मातृ सेवा संघ में मुझे 1982 में बेटी हुई, और बेटी होने के बाद मैं तो बेड पे थी, तो मेरे मम्मी पापा ने सब लोगों को पेड़े बांटे। तो मातृ सेवा संघ में ये बताया जाता है कि 1982 ये पहला साल है जिसमें लड़की के लिए पेड़े बांटे गए। बाकी मिठाई बांटी जाती थी, जलेबी बर्फी, लेकिन पेड़ा बांटना ये केवल लड़कों के लिए होता है। तो अभी बताइए कि जिस जाति में मेरा जन्म हुआ या मातृ सेवा संघ में करीबन मध्यम वर्गीय सारे जातियों की औरतें आती होगी, तो कभी भी लड़कियों का जन्म स्वीकारार्ह नहीं है। और पहली बार अगर बात होती है तो 1982 तक तो कभी लड़कियों के लिए पेड़े बांटने वाली एक आधी घटना है। इसका मतलब ये है कि लड़कियों के जन्म की कभी स्वागत ही नहीं किया गया था। अभी होता है लड़कियों के जन्म का स्वागत, लेकिन लड़कियों के जन्म का स्वागत होने के बाद भी उन इतने सुशिक्षित घरों में, जैसे कि मेरे घर में भी हुआ, अनेक सुशिक्षित घरों में महिला लड़कियों को जब स्टेट देने की बात आती है, तब उनके पिताजी या फिर उनके भाई सब लोग पीछे हट जाते हैं और लड़कियों को उसमें वारसा हक न मिलने की बात होती है। तो एजुकेशन वाला क्राइटेरिया तो है, लेकिन असेट वाला भी क्राइटेरिया है। जिनके पास पहले ही असेट नहीं है वो क्या कहेंगे, पहले तो मैं लड़के को दूंगा फिर लड़की को दूंगा, जो भी है वो उसमें लड़कियां किस तरीके से भागीदारी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ये बात श्रम को लेकर नहीं हुई है। श्रम को लेकर क्या है, उसमें अगर सोशल क्राइटेरिया है तो उसमें मैं बताती हूँ कि मंडल के क्राइटेरिया में पानी की दूरी को भी लेकर लिखा गया है। वो क्राइटेरिया ऐसा है कि सोशली बैकवर्ड क्लासेस में जिन जगहों पर, जिन गांवों में और जिन कास्ट और क्लासेस में अगर आप देखोगे तो उनमें 1.5 किलोमीटर दूरी से उससे भी दूर अगर पानी लाना पड़ता है, या उन्होंने तो 0.5 भी कहा है, तो उस 0.5 यानी आधा किलोमीटर दूरी से भी पानी लाना पड़ता है, उन घरों को मागास कहना चाहिए, उन कास्ट को मागास कहना चाहिए। तो ये कास्ट है जिनमें महिलाओं को पानी भरने की बात आ जाती है। जी हाँ, महिलाओं को ईंधन के लिए या फिर उनको बाकी अन्य चीजों के लिए भी बहुत दूरी पर जाना पड़ता है, वो भी मागास में आती है। यानी जिनके पास जल जंगल जमीन के संसाधनों के लिए दिन रात वो खटती है और उनकी पूरी जिंदगी उसमें लगी हुई है, ऐसी जातियां, इन जातियों की औरतों के निकष पर उन जातियों को मागास कहा गया। अब बात आती है कि ऐसी जो मागास औरतें हैं उनके बारे में एनएसएसओ यानी नेशनल सोशल सैंपल सर्वे के तहत क्या कहा जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की बात रखती है, तो बहुत दिनों तक यानी 68 या 69 सर्वे तक, राउंड तक, ये बात कभी नहीं निकली थी कि ओबीसीओ का भी इंक्लूड हो। ओबीसी आंदोलन के कारण और 80 और 90 के दशक में हुए ओबीसी फॉर्मेशन के कारण, जिसको हम कह सकते हैं कि 80 और 90 में ओबीसी आंदोलनों का फॉर्मेशन हुआ, ओबीसी मूवमेंट हुई। ओबीसी मूवमेंट महाराष्ट्र में जिस तरीके से हुई, आज हम महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं, महाराष्ट्रातल्या चळवळींनी खूप दिशा दिली, पण बाकी आपण जर बघितलं तर महाराष्ट्रातल्या चळवळींनी दिलेल्या दिशेने आज आपण बघितलं तर त्या दिशेने लोक आपल्याला जाताना दिसत नाहीयेत, पण महाराष्ट्रातल्या चळवळींनी अनेक लोकांना दिशा दिली। क्रिस्तोफी जाखरोलाट कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो शाहू का और दक्षिण आंदोलन हुआ, और फुले से लेकर आंबेडकर के कारण महाराष्ट्र में जनजागृति, इसलिए वहां राजू गोस्वामी जैसी केसेस नहीं हुई। लेकिन अगर आप देखोगे तो बिहार में भी इसी समय एक साइलेंट रेवोल्यूशन खड़ा हुआ, और यानी क्रिस्तोफी जैफ्रेलॉट कहते हैं कि ये जो साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ, इसके तहत अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ओबीसी जातियां जनजागरण उसमें हुआ। मुझे चंडीगढ़ के एक मेरे दोस्त थे बलराज सिंह खिवाजी,
जो वहाँ के ओबीसीओं को इकट्ठा करते हैं। और अभी मैं आप लोगों को सबको बता दूं कि नेशनल ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं और वकील है, बहुत सारे प्राध्यापक है, मेरे जैसे बहुजन फेमिनिस्ट थियोरिटिशियन यानी कि बहुजन नारीवादी चिंतक है, विचारक है, ऐसे जितने लोग हैं, स्त्रियां बहुत कम है, हम 3-4 ही स्त्रियां हैं, वो भी मेरे आग्रह से सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं स्त्रियां आना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके के गुट जो बने हैं पूरे देश भर, इन देशों को, इन देश के पूरे लोगों को अगर आप पूछोगे तो उनको भी बहुत कम मालूम है कि किस तरीके से ओबीसी आंदोलन ने एक पूरी चेतना जगाई और ओबीसी गुटों ने भी इस चेतना का कैसे इस्तेमाल किया, ये बहुत अध्ययन वाली बात है। ओबीसी गुटों ने इस चेतना का अगर इस्तेमाल किया होता तो बहुजन संघर्ष समिति में या फिर बाद में ओबीसी मुक्ति मोर्चा में या फिर जिस तरीके से अभी फिलहाल सुषमा भट्ट, संध्या राजोरकर वगैरह इनके नेतृत्व में निकले हुए राष्ट्रीय ओबीसी महिला आंदोलन की बात आती है, तो इसमें जिस तरीके की महिलाओं की शिरकत है, वो महिलाओं की शिरकत हमें अन्य जगह पे नहीं दिखती है। पूरा ओबीसी आंदोलन पूरे देश का लीजिए, उसमें हमें ये शिरकत नहीं दिखती, इसलिए महिलाओं की आवाज क्षीण है। जिन लोगों की शिरकत है वो बहुत मजे में कविता जो हैं वो बातें तो रखती हैं, लेकिन वैचारिक अध्ययन से भी ज्यादा उनकी रुचि है बहुत कविता, साहित्य, लेखन आए और साहित्य सम्मेलनों में वो ओबीसी महिलाओं की स्थितियों को तो बात रखते हैं, लेकिन ओबीसी महिलाओं की स्थितियों को लेकर डेटा कलेक्शन अभी तक कम हुआ है। जैसे कि पहली किताब हम देखेंगे कि प्रोफेसर कांचा इलैया जी की किताबें हैं पोस्ट हिंदू इंडिया में, उन्होंने बहुत वर्णन किया है कि ओबीसी महिलाएं किस तरीके से हैं। और हमें अगर दूसरी किताब मराठी में पढ़नी है तो तिची भाकरी कोणी चोरली, लेकिन संध्या नरे पवार को भी जिनकी ये किताब है उनको ओबीसी महिलाएं कम मिली और दलित महिलाओं के इंटरव्यूज उनमें ज्यादा है। तो ओबीसी महिलाओं का उस तरीके का आज भी डाटा कलेक्शन मेरी किताब में जो है, मेरी जो पीएचडी का थीसिस है और अभी जो किताब आ रही है उसमें ओबीसी आंदोलन में सक्रिय और मंडल आयोग को लेकर सक्रिय जो महिलाएं थी, जो नेतृत्व में थी, उनका आज भी ओबीसी आंदोलन भी अभी तक जिक्र नहीं करता है, जिसको मैं लगातार जिक्र करती हूँ। अभी अभी उनको स्टेज पे बिठाने की बातें होने लगी है, लेकिन स्टेज पर भी पुरुषों के साथ न बिठाते हुए महिलाओं का एक अलग सेशन किया जाता है, जिसकी सावित्रीबाई फुले ने उनके बारे में बहुत भेदभाव किया होगा इन पुरुषों के बारे में। यह तक लेना नहीं चाहिए था, कह देना चाहिए था कि ये बेटा पुरुष है। उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले जी को कह देना चाहिए था कि मैं आपके कदमों से कदम मिलाकर महिलाओं की स्कूल नहीं खोलती। अगर यहाँ की महिलाओं ने, बहुजन महिलाओं ने स्त्री पुरुष समता की एक मिसाल रखते हुए, ताराबाई शिंदे ने भी एक बहुजन विचारक के नाते जो मिसाल रखी है, उस मिसाल के तौर पर जो बातें रखी है वो अगर हम देखते हैं तो ताराबाई शिंदे पूरे विश्व में भी जिस वर्जीनिया वुल्फ और सीमांत बुआ के बराबर की निबंधकार मानी जाती है, और वो एक कुणबी मराठा जाति से आती है और उनको बहुत मजे से एक 96 कुड़ी मराठा करके प्रोजेक्ट भी किया गया है। अब 96 कुड़ी मराठा के प्रोजेक्शन में रानी तारामती तो हम लोगों को मिल जाती है, लेकिन ताराबाई शिंदे करीबन 150 साल यानी उनका निबंध छुपा हुआ था। स्त्रियों के आंदोलन को ही नहीं तो महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले पर रिसर्च करने वाले लोगों को मिला और सग मालशे ने ताराबाई शिंदे का ये स्त्री पुरुष निबंध महाराष्ट्र में पहली बार प्रसिद्ध किया। बहुत मजेदार बात है कि जब मैं 19वीं सदी में महिलाओं के साहित्य का योगदान के बारे में देख रही थी और उसमें बहुजन महिलाओं के योगदान के बारे में, तब मुझे एक निबंध हिंदी में मिला, उसको 1931 में वो प्रकाशित हुआ था और वो था संवादिनी नाम के, और वो ताराबाई शिंदे का अनुवाद है, ताराबाई शिंदे के स्त्री पुरुष तुलना का। और ये बहुत ही रेयर किताब मुझे अचानक मिल गई थी और वो रेयर किताब हमारे पास आज भी है, और उसमें स्त्री पुरुष तुलना लिखने वाली ताराबाई शिंदे का नाम उन्होंने संवादिनी लिखा है, और उनके ऊपर कोई अटैक न हो इसलिए उन्होंने लिखा है कि ये सत्यशोधक समाज की कार्यकर्ता थी। तो अभी जिन जातियों में 3743 जातियां जो है ओबीसी में, इस पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व हम मानेंगे कि बहुत कम पढ़ी लिखी और बहुत मागास ऐसी महिलाएं हैं, लेकिन इन मागास महिलाओं ने ब्राह्मण जाति के ऊपर का भी नेतृत्व किया। इन मागास महिलाओं ने अन्य जाति के महिलाओं का और पुरुषों का नेतृत्व किया। जब अन्य जातियों के भी पुरुष या हम बोलेंगे बहुजन पुरुष भी पढ़े लिखे नहीं थे, तब हमारे देश में सावित्रीबाई पढ़ी थी, सावित्रीबाई रोड़े पढ़ी थी, फातिमा पढ़ी थी। हम लोगों ने ये देखना, ताराबाई शिंदे पढ़ लिख गई थी। ये सत्यशोधक समाज देन थी, और ये सत्यशोधक समाज की देन के कारण जिस तरीके से महिला वर्ग पढ़ा लिखा
और जिस तरीके का एक बहुत उत्साह उन्होंने दिया, उसके बाद हमें 1901 में हमें दिखाई देता है, सेवा सदन हो या अन्य महिलाओं की बात हो, उस तरीके से ब्राह्मण महिलाएं या सवर्ण महिलाएं धीरे धीरे एजुकेशन में आने लगी। करवे के एजुकेशन विश्वविद्यालय में या करवे के हिंगणा इंस्टीट्यूट में इस तरीके से ब्राह्मण महिलाएं सीखने लगी, और ये बात निकल कर बाहर आई कि अगर महिलाएं सीखती है तो संस्कार करेगी, और वो अच्छा संस्कार करेगी, तो आपको पिछड़े वर्ग की महिलाओं से सीखने की जरूरत नहीं। आपको दिखेगा 1901 तक आई हुई बहुजन महिलाओं का उत्कर्ष, डॉक्टर रखमाबाई पहली डॉक्टर, उन्होंने एक पूरा झंडा सुतार समाज का गढ़ा है, और ये भी पांचकरशी जो समाज उनका रहा है, और एक महिला जिसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट यानी विवाह के सम्मति वय का कानून को लेकर, और जो जिस लड़की का विवाह बचपन में हो गया है उसको फिर से उसके घर में जाने की जबरदस्ती जो कानून कर रहा है, उस कानून को ललकारा, और विवाह होने के बाद भी अगर स्त्री की इच्छा नहीं है, यानी इतनी क्रांतिकारक बात जो आज भी नहीं कर सकते हैं, वो उस तरीके की क्रांतिकारक बात अगर बहुजन समाज से आती है, इस तरीके की लीडरशिप आती है, तो फिर बहुजन समाज की महिलाएं मागास क्यों? और ये सवाल सारे लोगों ने मिलकर पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने ओबीसी पुरुष लीडर हैं, उनको अगर मागास जाति की जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो उन्होंने ये सारे निकष को एक पन्ने पर लिखना चाहिए, उनके मेमोरेंडम में होना चाहिए कि ये निकष है क्या आपके घर में, बताइए। चलो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, आज हमारा ऑनलाइन चीज चल रही है, अगर हमें डेटा मिल जाता है तो फिर संध्या नरे पवार हो, कांचा इलैया हो, उनके डेटा से मिलाकर आज हम लोग नेशनल सैंपल सर्वे को भी एक चेतावनी, एक आह्वान कर सकते हैं, एक चुनौती दे सकते हैं। उनके जो 68-69 वाले जो राउंड है, उसमें उन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड यानी असंगठित और अनौपचारिक संगठन में अनौपचारिक मजदूरों के और असंगठित मजदूरों के क्षेत्र में ये रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनको उनके बारे में हमें डेटा कम मिलता है। हमें डेटा आर्थिक रूप से मिलता है, लेकिन इनकी जातियां क्या थी। अगर इनकी जातियां बाहर आ जाए तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये जातियां बाहर आ जाएगी महिलाओं के डेटा के बारे में, फिर वो बीना अग्रवाल ने लाया हुआ डेटा हो, या फिर गैब्रियल डिट्रिच ने लाया हुआ हो, या मारियम इसने लाया हुआ हो, या असंगठित कामगारों के बीच में काम करने वाले लोगों ने लाया हुआ, मजदूर यूनियन ने लाया हुआ डेटा हो, वामपंथी यूनियन ने लाया हुआ डेटा हो, उसमें उन्होंने जातियां क्यों नहीं डाली, ये मेरा सवाल है। इसलिए नहीं डाली कि इसको जाति के सवाल नहीं मानेंगे, वर्ग के सवाल मानेंगे। जिस दिन आप वर्ग के सवाल मानेंगे, उस दिन आपको आरक्षण मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वर्गीय स्तर पे हो सकता है कि इनके पास दो एकड़ जमीन दिख सकती है, लेकिन क्या ये 2 एकड़ जमीन के साथ साथ 8 लोग हैं और महिला वहां पढ़ी लिखी नहीं है? तो हमारे लिए मंडल ने बहुत अच्छी बात करके रखी है कि जिसमें ये सारे इंडिकेटर्स दिखते हैं, उन सारे फैमिलीज को हमने डेटा में इंक्लूड करना चाहिए। तो मेरी बात ये है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं अभी 1 मिनट रह गया है 10 को, मैं वहां बात कंप्लीट करूंगी, कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को महिलाओं की स्थिति को जानना है, तो हमें ये बात देखनी पड़ेगी। अब महिलाओं की स्थिति क्या है? तो महिलाएं घर काम करती है, मजदूरी करती है, रास्ते पे है, निर्माण काम में है, वो सबसे ज्यादा सेक्स वर्कर्स या तो फिर बार गर्ल्स या तो फिर ऐसे कामों में लगी है क्योंकि उनके लिए पर्याय नहीं है। ये माना जाता है कि दलित महिलाएं उसमें ज्यादा है, नहीं, इसमें बहुत ज्यादा ओबीसी महिलाएं हैं, ओबीसी तबके की महिलाएं, ये बाहर नहीं आए उनके सरनेम से, तो जाधव अगर है तो वो दलित लगा देती है, अगर कोई कुछ नाम है, मीना है, मुन्नी कर देती है। तो ओबीसी और इस समाज ने प्रतिष्ठा करते हुए, या मराठा, कुंभी मराठा समाज की भी बहुत सी महिलाएं इस तरीके की ऑक्यूपेशन में चली गई है, इस तरीके के व्यवसाय में, या इस तरीके के वर्कर्स है, लेकिन उनको संगठित होने का अधिकार नहीं है। अब सबसे ज्यादा ये महिलाएं पलायन यानी स्थलांतर करती है, और ये स्थलांतर करने के कारण वो माइग्रेंट लेबर के तौर पे इकोनॉमिस्ट उनको पेश करते हैं। जैसे अमर्त्य सेन से लेकर आपके आज के कितने भी इकोनॉमिस्ट आप देखिए इस देश के भी, उन्होंने उनको इनफॉर्मल सेक्टर के तहत जैसे किया है, वैसे ही उन्होंने उनको माइग्रेंट लेबर के तहत उनका स्टडी किया है, लेकिन उनको भी जात नहीं पूछी। तो कौन से जाति के लोगों को स्थलांतर करना पड़ता है? कौन से प्रवासी मजदूर थे जो मर गए? वो कहां से आए थे, वो क्यों मर गए, और उनको कुछ भी चीजें क्यों नहीं दी गई? तो ये सारे इश्यूज, ये ओबीसी इश्यूज होने चाहिए। आज 30 साल से ऊपर हो रहे हैं ओबीसी आंदोलन को, हम लोग 80 से लेकर
तक लड़ाई की। 80 से लेकर 2021 तक हम आए हैं, यानी 30 से भी नहीं ज्यादा, यानी 90 को हमको इम्प्लीमेंटेशन मिला है, लेकिन ये जीत रही है ओबीसी। लेकिन इस जीत के बाद ओबीसी आंदोलन ने केवल आरक्षण मांगने से ज्यादा और इस तबके के आर्थिक उन्नयन को लेकर, विकसित करने के लिए शिक्षा को लेकर और सामाजिक पिछड़ेपन को लेकर क्या काम किया। सच्चर कमीशन कहता है जिसमें महिलाओं की स्थिति इस तरीके से है, तो सच्चर कमीशन मुस्लिम ओबीसी महिलाओं की स्थिति लाता है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन हमारे पास इस तरीके की स्थितियां लाता है। इसके बावजूद भी महिलाओं की स्थितियों को लेकर हमारे यहाँ पूरा का पूरा मौन है और ओबीसी लीडर्स की तरफ से मौन है। अगर वो यूनियन को लेकर भी लड़ रहे हैं तो उन्होंने ओबीसी कास्ट की अपर सर्विसेज में जो ऊंची शिक्षा लेकर जो ऊंचे वर्ग की नौकरियां हैं उसमें रहने वाले, जैसे कि प्रदीप ढोबड़े जी हो या फिर प्रवीण देशमुख जी हो, उन्होंने उसका अध्ययन भी किया है, उनको संगठित करके उनको उच्च शिक्षा मिले, उनको इंजीनियरिंग में प्रवेश मिले, इस तरीके की बात की है। लेकिन उसमें कितने लोग हैं, उनको क्या क्रीमी कहा जा सकता है, उनको कितना परसेंट है, किस तरीके से लड़कियां आती है, क्या उनको प्रवेश मिलता है, ये सारी जानकारी उनके द्वारा भी हमारे पास आ सकती है। आज अगर देखा जाए तो ओबीसी का चेहरा बिल्कुल शून्य है और ओबीसी स्त्री का चेहरा अगर देखा चेहरा नहीं है, ओबीसी स्त्री का चेहरा ताराबाई शिंदे नहीं है। इतना ही नहीं तो ओबीसी स्त्री का चेहरा अभी भी स्त्री आंदोलन भी, पर्यावरणवादी आंदोलन भी, इवन बहुजन आंदोलन हो, ये केवल दलित आंदोलन ने मुझे ये पहचान दी। ये मैं दलित आंदोलन की और दलित स्त्रीवादी आंदोलन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पहले बहुजन फेमिनिस्ट करके पहचान दी। लेकिन बहुजन आंदोलन ने भी बहुजन फेमिनिस्ट थियोरेटिशियन करके अभी भी पहचान नहीं दी है। मुझे ये नहीं पता कि हमारे बहुजन 3743 जातियों के ये पुरुष साथी कांचा इलैया, जोया हसन, संध्या नरे पवार, इनके मानदंड पर क्यों नहीं जाते हैं, क्रिस्तोफी जैफरे लॉर्ड के मानदंड पर क्यों नहीं जाते। पूरे देश में साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जितने भी ओबीसी है इकट्ठा होने के बहुत आसार है अगर हम मंडल कमीशन के मानदंडों को लेकर, मागास मानदंडों को लेकर पहले स्त्रियों को संगठित करना शुरू करें। मैं बताती हूँ, आप सब पुरुषों का नेतृत्व भी बहुत जरूरी है। जो महिला राष्ट्रीय आंदोलन की घोषणा है उसी को लेकर मैं बात खत्म करूंगी। सावित्री आता घरोघरी, जो यामिनी चौधरी जो मंडल कमीशन के आंदोलन में बहुत अग्रेसर रही है, तो उन्होंने इस घोषणा को पहले दिया था महिला राष्ट्रीय आंदोलन में। सावित्री आता ज्योतिबा शोध जारी। तो हम लोग ज्योतिराव को खोज रहे हैं। मैं ओबीसी आंदोलन के सारे नेता, कभी कभी श्रावण देवरे जी फोन कर लेते हैं, प्रवीण देशमुख जी और प्रदीप ढोबड़े जी बात कर लेते हैं, और कांचा इलैया जी की किताबें हमको अनुदित करनी चाहिए ताकि वो आएगी। लेकिन इसके लिए करना चाहिए, नागेश चौधरी जी ने बहुत ही ज्यादा महिलाओं को लाने की शिरकत की है। तो ये जो कुछ बातें हैं, ये बातें बहुत रेयर है, ये उंगलियों के ऊपर गिनने जैसे हैं। ये 4-5 लोग हैं, अब आगे आना पड़ेगा। जस्टिस ईश्वरीया के साथ मीटिंग होती है तब हमारे जैसे लोगों के प्रतिनिधित्व तो होने चाहिए, तब जाके हमारी ये बातें आएगी। स्त्री का सवाल स्त्री का नहीं है, स्त्री का सवाल मंडल कमीशन ने आप सबके ओबीसी सवाल बनाया है, इसलिए स्त्रियों के पिछड़े होने का सवाल ये ओबीसी का पिछड़े होने का सवाल है और उसी से लेकर आरक्षण जुड़ा है। ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक मंडल कमीशन, ओबीसी और महिलाओं की एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शनैलिटी या अंतरशाखीय संबंध या एक दूसरे के साथ का परस्परान्वय या परस्पर संबंध हम नहीं समझेंगे। इतना मैं कहती हूँ। मैं राहुल जी को धन्यवाद देती हूँ। अगले थर्ड हिस्से में मैं महिलाओं की प्रतवारी, उनके बारे में, उनके चाइल्ड लेबर किस तरीके से है, उनका सेक्स रेशो क्या है, ये आंकड़ेवारी लेकर आऊंगी। आज मैंने उनके परिस्थिति पर और मंडल कमीशन के परिप्रेक्ष्य में उनकी स्थिति पर मैंने रोशनी डाली है। उस समय मैं कुछ किताबों का जिक्र लेकर उसका विश्लेषण करने आपके साथ आऊंगी। अगर इसके सारे रिकॉर्डिंग्स आपके पास उपलब्ध हो तो राहुल जी मुझे रिकॉर्डिंग भेजिए, क्योंकि और इसका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए अगर कोई तैयार है तो ट्रांसक्रिप्शन कीजिए, अन्यथा मैं लिख के रखूंगी, क्योंकि ये मेरे सारे वीडियोज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे ओबीसी अभ्यासकों को और ओबीसी महिलाओं के लिए भी मार्गदर्शक होंगे, और इतना ही नहीं तो स्त्रियों के आंदोलन और बहुजन आंदोलन के लिए भी मार्गदर्शक होंगे। मुझे इस तरीके का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके देने के लिए मैं बहुजन संगठक और राहुल जी की बहुत बहुत आभारी हूँ।